हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है टीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। टीईटी का 30 क्वेश्चन जो इस बार पिछले शनिवार को टेस्ट में हुआ है, उस सेट के सॉल्यूशंस हम लोग आज देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। अगर ये 30 क्वेश्चन हैं तो इसमें से कोई दो राय नहीं है कि एक आध दो क्वेश्चंस आपके टेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है प्रोनाउंस हैव द सेम ग्रामेटिकल फंक्शन एज इन अ सेंटेंस। तो क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोनाउन का फंक्शन किसकी तरह होता है। तो प्रोनाउन किसकी तरह काम करता है, तो प्रोनाउन का डेफिनेशन ही कहता है अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो संज्ञा के स्थान पे लगे उसे ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना, मतलब नाउन और प्रोनाउन दोनों का ही फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। चाहे वो नाउन हुआ चाहे वो प्रोनाउन हुआ, हम कहेंगे कि दोनों का ही फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रोनाउन नाउन की तरह कार्य करता है। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लूरल ऑफ एल्मुना। ठीक है ना, याद करिए मैंने आपको जो पेज दिया हुआ था सिंगुलर प्लूरल का, वहाँ मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, फॉर्मूला का होता है फॉर्मूले, क्या होता है, फॉर्मूले होता है। सेम ऐसे ही एल्यूमिना का क्या हो जाएगा, एल्यूमिने, क्या हो जाएगा, एल्यूमिने। तो एल्यूमिना आपका क्या है, सिंगुलर है, और एल्यूमिने क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल होगा। बोलिए बात सबको समझ में आई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि टेट में अच्छा स्कोर करें, तो जितने भी हम लोग 30 क्वेश्चन का ये टेस्ट लेते हैं लक्ष्य एकेडमी में, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट किया करिए। जो लोग टेस्ट देते हैं वो तो पेपर कर ही चुके होंगे, जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं पहले इस क्वेश्चन को खुद लगाया करिए, फिर मेरे सॉल्यूशंस आप देखा करिए। ठीक है ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा है आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल। तो अंडर क्या कर रहा है, शू और किचन टेबल को जोड़ रहा है कि शू कहाँ है, किचन टेबल के नीचे। दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रीपोजिशन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा है कि लीव्स का सिंगुलर क्या होगा। तो आपको पता है एफ को हटा के हम लोग वी ई एस बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा नाउन में कि एफ को हटा के हम लोग वी ई एस कर देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल को सिंगुलर बनाना होगा तो इस वी ई एस को हटा के हम लोग क्या लगा देंगे, एफ लगा देंगे, और नाउन हमारा सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीफ। क्या हो जाएगा, लीफ। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। क्या है, विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन द स्ट्रक्चर। तो हमको पता है क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, अब इसी क्रम में हमको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, सब्जेक्ट लगा है, वर्ब लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, बी नहीं हो सकता। सी में भी देखिए लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये भी उसी क्रम में है। लेकिन एक दिक्कत क्या होगी, ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डू डज डिड, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसीलिए कंप्लीटेड तो हो ही नहीं सकता था, कंप्लीट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। देखो सेट सॉल्व कराते वक्त जो मैं ऐसी बातें बताऊं जो आपने पढ़ा ना हो, जो आप जानते ना हो, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया करिए। जितने भी टेस्ट पेपर ये होते हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको पता ना रहा हो, आपको लगा हो कि ये कोई नई बात है, तो आप तुरंत उस क्वेश्चन के साथ ही उस नियम को अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। एग्जाम्स के पहले हम लोग काफ़ी टेस्ट करा चुके होंगे, मेरा टारगेट रहेगा एग्जाम के पहले कम से कम मैं आपसे 30 सेट सॉल्व कराऊँ, 30 क्वेश्चन का 30 सेट मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और 30 क्वेश्चंस में आपको इतने क्वेश्चंस में हो जाएंगे, 30 करोगे तो 900 क्वेश्चन लगभग आपके तैयार हो जाएंगे।
ठीक है। प्लस मैं आपको चैप्टर वाइज चीज़ें भी जल्द ही प्रोवाइड करूँगा, इसी चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। तो सभी लोग लगे रहें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और कोशिश करें जितने भी टेट के अभ्यर्थी आपके इंग्लिश की तैयारी कर रहे हों उन तक इस चैनल को, इस वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड। पूछा है कि हाइडिंग क्या है, हाइडिंग क्या है। तो कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच पे जाना, देखिए वो कर क्या रहा है सेंटेंस में। हाइडिंग क्या कर रहा है, प्लेस की विशेषता बता रहा है, और प्लेस क्या है, नाउन है। कैसा प्लेस है, हाइडिंग प्लेस है, छिपने वाली जगह। जगह कैसी, छिपने वाली जगह। इसका मतलब ये प्लेस क्या है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। क्या ये आपके लिए यूज़फुल है, आपको और क्या चीज़ें चाहिए मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं वो सारी चीज़ें आप तक अवेलेबल कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड, दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, सेम बैकवर्ड। देखो दो चीज़ें होती हैं, हम लोग जैसे लिखते हैं, एक शब्द हमारा होता है मैडम। क्या होता है, मैडम। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैंने लिखा मैडम। क्या लिखा, मैडम। अगर हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ें MADAM, तो भी हम इसे मैडम पढ़ेंगे। और अगर इसको हम पीछे से पढ़ें, बैक साइड से, मेरी बात समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो भी MADAM मैडम पढ़ोगे, और बैक साइड से जब भी पढ़ोगे तो बैक साइड से भी क्या पढ़ोगे, MADAM। तो ऐसे वर्ड्स का स्टार्टिंग से भी वही मीनिंग, वही प्रोनाउंसिएशन होता है, और एंड से पढ़ोगे तब भी वही प्रोनाउंसिएशन होता है। मतलब ये एक ऐसा शब्द है जिसको आगे से भी वैसा ही पढ़ा जाएगा और पीछे से भी वैसा ही पढ़ा जाएगा, और ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैलिंड्रोम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ऐसे शब्द जिनको आगे से भी वैसे ही पढ़ा जाता है और पीछे से भी पढ़ेंगे तो वही शब्द निकल कर आएगा, ऐसे वर्डों को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा मैडम, हमने लिखा मॉम। क्या लिखा, मॉम। ठीक है ना, MOM। आगे से भी पढ़ेंगे तो MOM मॉम कहलाएगा, और पीछे से भी पढ़ेंगे तो MOM मॉम ही कहलाएगा। जैसे हमने लिखा डैड। क्या लिखा, डैड। आगे से भी पढ़ेंगे तो DAD डैड होता है, और पीछे से भी पढ़ेंगे तो DAD डैड होता है। तो ऐसे वर्ड्स जिनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स दोनों तरफ से पढ़ने पे प्रोनाउंसिएशन सेम निकलता हो, मीनिंग सेम निकलता हो, ऐसे वर्ड को बोला जाता है पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिनका सेम बैकवर्ड हो। सेम बैकवर्ड मतलब जिनके फॉरवर्ड भी सेम हो, बैकवर्ड भी क्या हो, सेम हो, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। ठीक है ना। एब्रीविएशन क्या होता है वो भी जान लीजिए। एब्रीविएशन होता है संक्षिप्त, तो आंसर तो इसका पैलिंड्रोम होगा। अब मैं बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको पता ना हो, मैंने इसके पहले भी कहा, जो बातें आपको पता ना हो वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट कर लिया करिए, और वीडियो अंत तक आप लोग जरूर देखा करिए। वीडियो को लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताता रहूँगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत अनिवार्य है। चलिए, एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षिप्त। जब किसी वर्ड को आप संक्षिप्त में लिखते हैं उसको बोलते हैं, वह उसका एब्रीविएशन रूप है। कौन सा रूप है, एब्रीविएशन। जैसे मैंने लिखा इट इज़। क्या लिखा, इट इज़। अब इट इज़ को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, इट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट्स। हमने लिखा कैन नॉट। क्या लिखा, कैन नॉट। अगर कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, कांट लिखेंगे। तो इसी को शॉर्ट करना, संक्षिप्त कर देना ही क्या कहलाता है, एब्रीविएशन कहलाता है। तो आई होप दोनों आप समझ रहे होंगे कि पैलिंड्रोम क्या होता है, एब्रीविएशन क्या होता है। तीसरा जो वर्ड है यहाँ पे, पहला वर्ड है वो है एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है ये भी जान लीजिए। ठीक है ना। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा वर्थ, WORTH। ठीक है ना। अब इसका फॉरवर्ड क्या था, वर्ड। अगर इसको हम बैकवर्ड से पढ़ें तो क्या बनेगा, अगर थोड़ा सा लेटर्स इधर उधर कर दिया जाए थोड़ा सा, है ना, तो हम लोग क्या बना सकते हैं इसको, THROW। THROW। जैसे हमने लिखा लिसन। क्या लिखा, लिसन। LISTEN, लिसन, है ना। अब इसको अगर हम लोग ध्यान दें, है ना, जैसे मैंने लिखा लिसन। क्या लिखा मैंने, लिसन। LISTEN। क्या लिखा मैंने, LISTEN।
अगर इसी के लेटर्स को हम लोग यूज़ करके कोई दूसरा शब्द बना सके तो हम लोग क्या बनाएंगे, SILENT, साइलेंट। जैसे मैंने दिखाया आपको थ्रो, THROW, थ्रो, है ना। तो हम इसको और क्या लिख सकते थे, WORTH, वॉर्थ। वॉर्थ मतलब लायक, लिसन मतलब सुनना, साइलेंट मतलब चुप रहना, थ्रो मतलब फेंकना, वॉर्थ मतलब लायक। कहने का मतलब ये हुआ, अगर सेम वर्ड के लेटर को आपस में एक्सचेंज करके, इंटरचेंज करके हम लोग एक नया शब्द बना ला जाएं, ऐसे ही शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, एनाग्राम कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो ये होता है क्या, एनाग्राम। ठीक है। और क्रॉस वर्ड होता है, आपने पजल देखा होगा, वर्ड्स ऐसे क्रॉस क्रॉस में लिखे होते हैं, आपको वर्ड बनाना होता है, वो होता है क्रॉस वर्ड। तो एनाग्राम क्या होता है, सेम लेटर को अगर आप रीअरेंज कर लिए और रीअरेंज करने के बाद एक नया वर्ड बना लिया तो क्या होता है, एनाग्राम। एब्रीविएशन क्या होता है, संक्षिप्त फॉर्म में लिखना, कैन नॉट को कांट लिखना, डज नॉट को डू नॉट को डोंट लिखना, डज नॉट को डजेंट लिखना, ये एब्रीविएशन कहलाता है। और पैलिंड्रोम क्या कहते हैं, जिसको आगे से भी पढ़ने पे, फॉरवर्ड पढ़ने पे या बैकवर्ड पढ़ने पे दोनों सेम हो जाए तो वह पैलिंड्रोम होता है। जैसे मैडम का आगे से पढ़िएगा मैडम, या फिर हम मैडम को पीछे से पढ़ेंगे, है ना, तो भी वो मैडम ही कहलाएगा। हम मॉम को आगे से पढ़ेंगे तो मॉम ही कहलाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन से, और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी पढ़ेंगे तो मॉम ही कहलाएगा। डैड को हम फॉरवर्ड से मॉम ही पढ़ेंगे और बैकवर्ड से भी डैड ही पढ़ेंगे। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पैलिंड्रोम। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू द फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्कस, आपको मैं प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिलहाल जिन लोगों ने पेपर नहीं किया वो आंसर दें, क्या होगा आंसर, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, मेरे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है कहीं भी कुछ भी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे क्लियर कर सकते हैं चीज़ें वहाँ पे। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। तो वी डैश द मैटर यस्टरडे। तो डिस्कस के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि डिस्कस के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिस्कस के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अब आपको सीधा दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ओवर नहीं हो सकता, ऑफ नहीं हो सकता, डिस्कस्ड वेल नहीं होगा। डिस्कस के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लाइन क्या हो जाएगा, वी डिस्कस द मैटर यस्टरडे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है। कह रहा है कि एल वाई लगा के किसको एडवर्ब बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक काम क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबके साथ एल वाई लगाइए और पढ़ के देख लीजिए कि ऐसा कौन सा वर्ड आपने सुना हुआ है। अगर हमने कहा सून को सून ली, तो क्या सूनली होता है, नहीं होता है। हमने कहा नाव को नावली, नावली होता है का, नहीं होता है। हमने कहा सम को समली, कभी पढ़ा है का सम को समली, नहीं पढ़ा होगा आपने, तो समली भी नहीं होगा। तो क्या होगा, लेट और लेटली, ये ऐसा आपने पढ़ा है। तो लेट में एलवाई लगा के हम लोग एडवर्ब लेटली बना सकते थे, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 130 आपका फिलअप है, जी हाँ, ठीक है। क्या लिखा है, द ताजमहल, आपको पता है मॉन्यूमेंट्स, मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो आप पढ़ेंगे कि मॉन्यूमेंट्स के नाम के पहले आर्टिकल क्या लगता है, द। तो पहले फिलअप में द, और क्या है मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट के पहले ए या एन लगेगा और मॉन्यूमेंट के नाम के पहले द लगेगा। तो मॉन्यूमेंट के पहले लग जाएगा ए, मॉन्यूमेंट के नाम के पहले लग गया द, इसीलिए आंसर क्या होगा, द। और ए किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस में आपको इसको कन्वर्ट करना है। बड़े आसानी से ही आप कन्वर्ट कर ले जाएंगे इसको पैसिव वॉइस में, कोई दिक्कत नहीं होगी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में। कैसे करना है आइए देखते हैं। मैंने लिखा अ ड्रंकार्ड शुड नॉट ड्राइव अ कार। ऑब्जेक्ट क्या है, कार, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अकार। ऐसा हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, अकार। और शुड का क्या बनेगा, शुड नॉट बी ड्राइवन, क्या बन जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं तो पैसिव बन जाता है। अकार शुड नॉट बी ड्राइवन बाय द ड्रंकार्ड, ठीक है ना। सब्जेक्ट को बाई के साथ लिखते हैं तो वह पैसिव हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132, ठीक है। लिखा है मार्च इन अ स्ट्रेट लाइन सेट द लीडर कन्वर्ट द रिपोर्ट स्पीच। कन्वर्ट करना है मतलब इसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाना है। तो ये आपका इम्परेटिव का सेंटेंस है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये किसका सेंटेंस है, ये आपका इम्परेटिव का सेंटेंस है। लिखा है मार्च इन अ स्ट्रेट लाइन,
मार्च इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या कर रहा है, आपको कह रहा है कि सीधी रेखा में चलो, आपको कमांड कर रहा है। क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, ठीक है ना, रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो होगा क्या, वो हमें कमांड कर रहा है। तो कमांड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, द लीडर कमांडेड देम टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। सभी को ये बात समझ में आई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है पैसेज से, ठीक है ना। पैसेज लिखा है, पैसेज आप चाहें तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, आप यहाँ से पहले पैसेज पढ़ लें, ठीक है ना। पैसेज क्या है, द वर्ल्ड ऑफ टुडे हैज़ अचीव्ड मच बट फॉर ऑल इट्स डिक्लेयर्ड लव फॉर ह्यूमैनिटी इट हैज़ बेस्ड इटसेल्फ फ्रॉम नो वन हैथर्ड। इसको पूरा पढ़िएगा, ठीक है ना। पढ़ने के बाद जो पहला क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, मैं वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है मैन शुड बी गाइडेड बाई। तो आप जब इस पैसेज को पढ़िएगा तो पैसेज पढ़ने के बाद आपको यहाँ मालूम चलेगा कि मैन शुड बी गाइडेड बाई जेनरस ह्यूमन फीलिंग्स, ठीक है ना, जनरस ह्यूमन फीलिंग्स। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका सही होगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। 134 पे लिखा है हेटर्स एंड एवर्जन्स आर अनहोलसम। क्या हो जाते हैं ये, अनहोलसम हो जाते हैं। देखो होलसम मतलब होता है हेल्दी, होलसम मतलब क्या होता है, हेल्दी, और अनहोलसम क्या हो जाएगा, अनहेल्दी, क्या हो जाएगा। तो ये जितने भी हेटर्स, और हेटर्स मतलब जो आपसे नफरत करते हैं, एवर्जन मतलब जो आपसे घृणा करते हैं, नफरत और घृणा करने वाले हैं, ये आपके लिए कैसा हो जाते हैं। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ लाइन लिखा है इट इज़ डेंजरस एंड हार्मफुल टू गाइड इन द वंस life course by haters and aversions, for they are wasteful of energy and limit and visit and twist the mind and prevent it from perceiving the truth। तो ये क्या कर देते हैं, ये आपके दिमाग को क्या कर लेते हैं, रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं कि आप सत्य की कल्पना कर सकें। तो ये क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, अगर हेटर्स और एवर्जन्स अगर हैं हमारी लाइफ में तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रिवेंट करेगा सत्य को कल्पना करने से। लाइन देखो साफ साफ लिखा है, सत्य की कल्पना करने में वो हमको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बैरियर्स इन सीइंग द ट्रूथ। सही आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, बैरियर्स इन सीइंग द ट्रूथ। ठीक, बैरियर मतलब बाधा, बाधा पहुंचाता है कब, सत्य को देखने में। देखो लाइन में लिखा था ना कि ट्रुथ की कल्पना करने में वो क्या करते हैं, हमको प्रिवेंट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। क्वेश्चन नंबर 135 कॉमन एरर है, ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है इफ़ आई वॉज ही आई वुडेंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, ठीक है ना। याद रखिए कभी भी कल्पना की जाएगी, कभी भी क्या की जाएगी, कल्पना की जाएगी। तो सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट में, किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और अगर मेन वर्ब मौजूद ना हो तो सहायक क्रिया, चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ वर का ही प्रयोग करेंगे जब भी कल्पना किया जाएगा। जैसे इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ठीक है ना। इफ़ ही वर द, आप इसको ही के साथ भी बोल सकते हो, इफ़ ही वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर वह भारत का प्रधानमंत्री होता। तो कभी भी कल्पना करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि सहायक क्रिया हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा। इसलिए वॉज की जगह पे क्या होगा, वर होगा। ए पोर्शन में एरर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है, माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग, ठीक है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ाया हुआ है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब भी वाक्य में कंजक्शन के रूप में आए, किसके रूप में आए, कंजक्शन के रूप में आए। जैसे एक वाक्य आई आस्क्ड हर, दूसरा है वॉज शी वीपिंग, दोनों को कौन जोड़ रहा है, वाई जोड़ रहा है। तो ये वाई क्या है, इंट्रोगेटिव है कि क्यों वह रो रही थी, ऐसा उसने उससे पूछा। आ रही बात समझ में। तो ये वाई इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, यह एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ेगा तो इसके बाद जो हम लोग का सब सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उस क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो वॉज सी नहीं होगा, क्या होगा, सी पोर्शन में एरर है, सी वॉज होगा। क्या होगा, सी वॉज होगा। वाई सी वॉज वीपिंग, सी पोर्शन में एरर था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं
उन तक इन वीडियोस को आप लोग प्लीज़ शेयर करते रहें। आप शेयर करेंगे तभी ये वीडियो उन तक पहुंचेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल आइटम्स इन द शॉप वर सोल्ड आउट। तो आइटम्स क्या है ना, ऑल आइटम्स की विशेषता बता रहा है। ऑल एक एडजेक्टिव है और आइटम क्या है, आइटम आपका नाउन है। क्या है, नाउन। तो आइटम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइटम्स आपका नाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दे फियर टू रिलीज हिम डैश ही शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस। वो उसको छोड़ने में डर रहे थे, फियर कर रहे थे, डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मैटर जाके पुलिस को बता दे। तो ये चारों में से आपको कंजक्शन लगाना है कि यहाँ पे इस फिलअप में कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, लेस्ट, एंड और ऑल्दो। तो यहाँ शुड को देखने के बाद आप एक ही कंजक्शन लगा सकते हो, वो है लेस्ट, क्योंकि ये नियम है कंजक्शन में। आप पढ़ेंगे कि लेस्ट के साथ मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग किया जाता है। तो शुड लगा है तो शुड को देख के ही आप क्या लगा देंगे, वहाँ पे लेस्ट लगा देंगे। बोलिए बात सबको समझ में आई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है, फेमिन जेंडर ऑफ विजार्ड। विजार्ड का फेमिन क्या होगा, तो हमने आपको बताया होगा कि विजार्ड का फेमिन होता है विच। क्या होता है, विच। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, हाउ शुड, विजार्ड मतलब जादूगर होता है, विच मतलब जादूगरनी, ठीक है। हाउ शुड आई सॉल्व दिस सम, व्हाट अ काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। यह किस प्रकार का वाक्य है, आपको ये बताना है। बता सकते हैं सभी लोग, जल्दी से बताइए किस प्रकार का सेंटेंस है। इम्परेटिव नहीं होगा, कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। ऑप्टेटिव नहीं होगा, कोई विश या डिज़ायर नहीं है। या तो ये एक्सक्लामेटरी है या तो ये इंटरोगेटिव है। बताइए जल्दी से क्या होगा, ठीक है ना। तो देखेंगे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो काफ़ी किस चीज़ें तो यहाँ से भी क्लियर हो जा रहा है। हाउ शुड आई सॉल्व दिस सम, कह रहा है मैं इस सम को कैसे सॉल्व करूँगा, तो पूछ रहा है, और जब पूछेगा तो इंटरोगेटिव है, ठीक है ना। क्या होगा, अगर यही हाउ एक्सप्रेशन को शो करता, हमने बोला होता हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, हमने क्या बोला होता, हाउ ब्यूटीफुल सी इज़। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हाउ का मतलब क्या था कि वह कितनी सुंदर है, ठीक है ना। तो इस हाउ का मतलब जब एक्सप्रेशन से होता है, सरप्राइज का सेंस होता है, तो एक्सक्लामेटरी होता है। और जब ये हाउ प्रश्न पूछता है कि मैं यहाँ सॉल्व कैसे करूँगा, तो वह क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कैसा सेंटेंस है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन 141, नेम द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस वाक्य में ये जो शब्द अंडरलाइन किया गया है, जो आपको दिख रहा है स्विफ्टली, ये क्या है। तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि इसमें एलवाई लगा है, तो मैक्सिमम चांस है कि ये एडवर्ब होगा। लेकिन फिर भी देख लो ये विशेषता किसकी बता रहा है। तो हमने कहा द सिचुएशन वॉज डील्ट विथ, तो ये वॉज के साथ क्रिया लगी है डील्ट विथ। कैसे डील करेंगे, हम उसको स्विफ्टली डील करेंगे। स्विफ्टली मतलब होता है तेजी से या आसानी से। तो स्विफ्टली वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ एयर। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हवा के मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप मत सोचिएगा कि मैंने टफ टफ क्वेश्चन दिए, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। देखिए सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन कितने ईजी हैं आपके, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन, ब्रीज सबको पता है, ब्रीज आपका हवा का चलना होता है, सबको पता होगा। मंद मंद हवा जो चलती है उसे ब्रीज कहते हैं, ये बात तो सबको पता होगा, ठीक है ना। मंद मंद जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये ब्रीज तो होता ही होता है, मूवमेंट ऑफ एयर है। पफ, पफ, पफ का मतलब होता है झोंका। क्या होता है, झोंका। और झोंका, हवा का झोंका, तो ये भी वर्ड किससे रिलेटेड है, हवा के मूवमेंट से, एयर के मूवमेंट से। गस्ट मतलब भी आपको पता होगा, तेज जो झोंका आता है ना, उस तेज झोंका को हम लोग कहते हैं गस्ट। तो ये भी हवा के मूवमेंट से है। ब्रीज मंद मंद हवा, ये भी मूवमेंट है। पफ बहुत तेजी से झोंका जो होती है उसको भी हम लोग पफ कहते हैं। बच्चा गीगल, गीगल ये मूवमेंट ऑफ एयर नहीं है। धीमे धीमे जो मुस्काना होता है, मंद मंद जो हंसी होती है, उसको बोलते हैं गीगल। क्या बोलते हैं, गीगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एयर कौन सा नहीं है, गीगल नहीं है, ठीक है ना। कौन सा इनमें से मोमेंट ऑफ एयर नहीं था, तो कौन सा ऑप्शन होगा कि गीगल नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है द लास्ट 6 लाइन ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड, उसको सेस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी सोनेट मतलब कि कविता होता है, सोनेट मतलब 14 लाइन की कविता। अगर आपको सोनेट के बारे में नहीं पता तो जान लें, सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता। ऑक्टेट मतलब होता है 8 लाइन की कविता। क्या होती है, 8 लाइन की कविता। और वर्सेस को हम लोग बोलते हैं छंद। वर्सेस को क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं, ठीक है ना। और सेस्टेट
छः लाइन की वो जो अंतिम 6 लाइन होते हैं किसी भी कविता के, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेस्टेट। तो कह रहा है लास्ट 6 लाइन ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड, तो सेस्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेस्टेट। चलिए याद रखिएगा, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। हिज सिस्टर इज डैश देन हिज वाइफ। कंपैरिजन हो रहा है सिस्टर और वाइफ में, कंपैरेटिव डिग्री लगेगा तो क्या मोर प्रेटियर होगा, नहीं होगा, क्योंकि दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आ सकते, दो कंपैरेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। क्या वेरी प्रिटियर होगा, ही इज़ वेरी, हिज सिस्टर इज़ वेरी प्रिटियर, कोई यूज़ नहीं करना है। मोस्ट प्रेटी नहीं होगा, क्या होगा, प्रिटियर, हिज सिस्टर इज़ प्रिटियर देन हिज वाइफ, उसकी जो सिस्टर है वाइफ से ज़्यादा सुंदर है। हालांकि वाइफ ने यह बात पढ़ा नहीं, सुना नहीं, अदरवाइज ऐसा वो बिल्कुल नहीं कहता, ये एक मजाक था। हिज सिस्टर इज़ प्रिटियर देन हिज वाइफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। 145 कहता है द वर्ड करिकुलम मीन्स। अब आप बताइए, आप इसको ऑप्शंस पे जाने से पहले आप अपने स्कूल लाइफ में जाइए, या आपने अगर कभी टीचिंग किया होगा तो बताइए करिकुलम शब्द का मतलब क्या होगा। तो आप करिकुलम शब्द में क्या लाओगे। करिकुलम शब्द में क्या होता है, क्लासेस के अलावा जो एक्स्ट्रा वर्क दी जाती है, चाहे वो प्रोजेक्ट हुआ, चाहे वो आपने डिबेट कराया, ठीक है, इन सारे वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या टीचिंग मटेरियल होगा, जी नहीं, टीचिंग मटेरियल क्लास वर्क में आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, करिकुलम से कोई मतलब नहीं है। एंटायर एक्सपीरियंस थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम एज थॉट बाय द स्कूल टीचर, जो भी एंटायर एक्सपीरियंस होता है वही क्या होता है, आपका करिकुलम होता है। क्या होता है, करिकुलम। द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिफाइन, ये भी बिल्कुल नहीं होता है। तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। करिकुलम का मीनिंग क्या होगा, एंटायर एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम एज टॉट बाय स्कूल टीचर। स्कूल टीचर ट्रेनिंग के दौरान जो भी चीज़ें आपको सिखाती हैं, जिस तरीके से सिखाती हैं, चाहे वो पढ़ा के, चाहे वो डिबेट करा के, चाहे वो प्रोजेक्ट दे के, उन सारे तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं, सारे एक्सपीरियंस को हम लोग क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, करिकुलम। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 जल्दी से बता दें, क्योंकि सप्ताह अभी वही है जो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है प्लूरल फॉर्म ऑफ व्यू। सबको पता होना चाहिए कि प्लूरल फॉर्म ऑफ व्यू क्या होता है आंसर ब्यूएक्स। व्यू का प्लूरल क्या होता है, ब्यूएक्स। अब शब्द ये कि ब्यूएक्स क्या है, ब्यूएक्स मतलब होता है प्रेमी। क्या होता है, प्रेमी, है ना। और प्रेमी का फीमेल क्या हो जाएगा, प्रेमिका, ठीक है, सॉरी, प्रेमिका, ब्यूएक्स। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्यूएक्स मतलब होता है प्रेमिका और व्यू मतलब क्या होता है, प्रेमी। क्या होता है, प्रेमी। तो सॉरी, प्रेमियों को, ब्यूएक्स मतलब प्रेमिका नहीं, मैंने गलती से जेंडर बोल दिया। ब्यूएक्स मतलब हो जाएगा कई प्रेमी, है ना, प्रेमियों को, ठीक है। तो ब्यूएक्स क्या है आपका, प्रेमी, और ब्यूएक्स व्यू क्या है, प्रेमी, और ब्यूएक्स उसका प्लूरल हो जाएगा। तो व्यू का प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्यूएक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि बताइए स्टैग्नेट का सिनोनिम क्या होगा। तो स्टैग्नेट मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैग्नेट का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ। क्या होता है, ठहरा हुआ या फिर रुका हुआ, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, क्या फेस्टर होगा, नहीं होगा। ग्रो मतलब बढ़ना नहीं होगा। परसुएट मतलब फॉलो करना नहीं होगा। टर्मिनेट कर देना, क्या होगा, टर्मिनेट कर देना। जब आप किसी को टर्मिनेट कर दोगे तो क्या जाएगा, ठहर जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए स्टैग्नेट का सिनोनिम क्या होगा, टर्मिनेट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 147 हो गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 148। लिखा है फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रिगर। ट्रिगर का एंटोनिम क्या होगा, ठीक है ना, उसका विपरीत क्या होगा। तो ट्रिगर का मतलब मालूम होना चाहिए। ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है, टू स्टार्ट। क्या होता है, टू स्टार्ट। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, रोक देना। क्या हो जाएगा, स्टार्ट करने का उल्टा क्या हो जाएगा, रोक देना। अब जरा बताओ इन चारों में से किसकी मीनिंग रोक देने से है। तो आपको पता है हाल्ट वर्ड आपने सुना होगा। हाल्ट मतलब जब चीज़ें रुक जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाल्ट। तो ट्रिगर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हाल्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन वन वर्ड का है, जो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसका मैं इंपॉर्टेंट कलेक्शन आपको यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करूंगा। वन वर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट कलेक्शन जो आपके टेट एग्जाम में बन सकते हैं, ये सारा मैं प्रोवाइड करूंगा। बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। स्टडी ऑफ स्किन, स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ स्किन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इडियम्स बताने हैं आपको। कट द गार्डियन नॉट,
कट द गार्डियन नॉट का मतलब, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है डिफ़िकल्टी को हटाना। गार्डियन नॉट मतलब देखो क्या होता है, नॉट मतलब होता है गट्ठा, जब कोई चीज़ गट्ठी पड़ जाती है ना। और कट द गार्डियन मतलब क्या है, उस गट्ठी को, उस गार्डियन नॉट को क्या सुलझा दो। इसका मतलब परेशानी थी, परेशानी को आपने क्या कर दिया, सुलझा दिया, रिमूव कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमूव द डिफ़िकल्टी। तो ये रहे आज के 30 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए। वीडियो को अगर एक बार में आपके सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो एटलीस्ट 2 बार आप वीडियो को देखें, ठीक है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।